नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार क्या कांग्रेस की वजह से हुई? दिल्ली में आम आदमी पार्टी जहां जहां हारी वहां वहां कांग्रेस ने बड़ा वोट गेन किया है। अब अपनी पार्टी बचाने के लिए केजरीवाल क्या करेंगे? क्या केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे? भाजपा अब दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस है? क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करें तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक 43% है, बीजेपी को 45% और कांग्रेस को 6% वोट मिले हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी? अगर ये गठबंधन कर लेते तो हार टल जाती। देखिए प्रज्ञा जी, कांग्रेस पार्टी को 2% वोट पहले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा मिला है। निश्चित रूप से यही 2% अगर आप ऐड कर लें आम आदमी पार्टी के साथ तो 43 2 45% होता है। अभी जो उनको सीटें मिली हैं 22, जाहिर तौर पर बहुमत हासिल होता आम आदमी पार्टी को। अगर आप मार्जिन देखेंगे, कई ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है और विधानसभा में ज्यादा मार्जिन होता भी नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर अरविंद केजरीवाल ने अहंकार नहीं दिखाया होता और इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश नहीं की होती, चल क्या रहा था? दरअसल ममता बनर्जी वहां पे जाकर के रोड शो करती हैं, समर्थन करती हैं केजरीवाल का, और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इंडिया ब्लॉक टूट जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो गोटी खेल रहे थे वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर के, उसमें वो सफल नहीं हुए और हुआ ये कि उल्टा उनको हार का सामना करना पड़ा। ये केजरीवाल को लग रहा था कि नहीं, हम तो भाई बहुत होगा तो मेजॉरिटी तो आराम से हासिल कर ही लेंगे, 50, 55 और 65 सीट नहीं आएगी तो इतना तो हासिल कर ही लेंगे। लेकिन बीजेपी ने बहुत सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा, लंबी प्लानिंग की, और वो प्लानिंग का हिस्सा ही था जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और उसके बाद करप्शन को लेकर के जो सवाल खड़े किए बीजेपी ने। हालांकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल से 10 गुना ज्यादा करप्शन के सवाल है, लेकिन नैरेटिव बनाने में बीजेपी कामयाब रही। इसके बाद शीश महल का मुद्दा उठाया बीजेपी ने, अरविंद केजरीवाल उसे काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उनके साथ होती तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता, वो मुख्यमंत्री तो आराम से होते दिल्ली के। एक बड़ी चूक की है केजरीवाल ने, लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक फायदा इंडिया अलायंस को जरूर हुआ है कि अलायंस को जिस तरीके से खत्म करना चाहते थे केजरीवाल और ममता बनर्जी, वो जरूर ये हुआ है कि अब इंडिया ब्लॉक उस तरह से कमजोर नहीं होगा और आगे इसके और मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। प्लस कांग्रेस पार्टी को जहां आप बिल्कुल पीछे धकेलना चाहते थे, भले ही उसकी कोई परफॉर्मेंस, एक भी सीट उसने नहीं जीती, लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को शून्य मिला है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी का तो कुछ दांव पे लगा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ऐसा भी नहीं था कि वो वहां पे जो विपक्ष की भूमिका में आ सकती थी या चुनाव जीत सकती थी। उसका केवल ये था कि जो नाराज वोटर है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ। दलित और माइनॉरिटी वोट जो अविश्वास खोया अरविंद केजरीवाल ने, ये वोट मिल सकता था केजरीवाल को भी, उसमें गलती कर दी केजरीवाल ने। और मैं समझता हूं एक बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल की हार का वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब क्या केजरीवाल को अपनी पार्टी बचाने के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनना एक विकल्प है? क्या कहेंगे? नहीं, विकल्प है, अरविंद केजरीवाल ये कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहां अगर वो जाते हैं तो फिर दिल्ली का क्या होगा, वहां विपक्ष की भूमिका कौन अदा करेगा और पार्टी को कौन संभालेगा? फिर तो लोग और ज्यादा कहेंगे कि जो व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए आया था, आज केजरीवाल ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता के लिए केवल नहीं आया बल्कि राजनीति को बदलने के लिए आया था, एक नई राजनीति को इस देश में स्थापित करने के लिए आया था। तो हम विपक्ष में बैठेंगे, एक रचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। हालांकि वो चुनाव हार गए, विधानसभा में भी नहीं होंगे,
तो पार्टी को चलाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल की भूमिका होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी इस देश की राजनीति का मर्ज लग गया। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं सब में सुप्रीमो कल्चर है। जो बीजेपी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहा करती थी, वहां भी मोदी जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है जी। तो हर पार्टी में सुप्रीमो कल्चर है। आम आदमी पार्टी जो आई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी, अपना व्यवसाय छोड़ा था, लोग आंदोलन में आए थे और सच में राजनीति बदलना चाहते थे, उसमें से बहुत सारे लोग तो निकल गए। और उसकी वजह वही थी, अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं, अरविंद केजरीवाल का सुप्रीमो का करेक्टर, इस सब की वजह से आम आदमी पार्टी अंदर से बहुत डैमेज हो चुकी थी। और जब आपके पास नैरेटिव भी कुछ ऐसा ना हो, आप बीजेपी की लाइन पर ही चल रहे थे। बीजेपी के हिंदुत्व पर जब आप चलेंगे तो लोग किसको वोट करेंगे? जो ओरिजिनल हिंदुत्व की पार्टी होगी उसको वोट करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जिस सवाल को उठाते रहे हैं, न तो आप कास्ट सेंसस पर एक बात बोलते हैं, न रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करते हैं। यानी सामाजिक न्याय की राजनीति से तो आपको कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब का आपने फोटो जरूर लगा लिया, भगत सिंह का फोटो लगा लिया और गांधी का फोटो निकाल के बाहर कर दिया। जिन गांधी का फोटो लगा करके आप आंदोलन करके और राजनीति में आए थे, उन्हीं गांधी जी को आपने किनारे लगा दिया। और जो दो आपने फोटो भी लगाए, उनके कितने मूल्य आपकी पार्टी में है? डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा करके सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं हो सकती है। बोलते तो आप कतई नहीं है। या भगत सिंह की फोटो लगा करके क्रांतिकारिता नहीं होती है, जब तक आप वो सैक्रिफाइस ना दिखा रहे हो। हाँ, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को या फिर आम आदमी पार्टी को अब अपनी राजनीति को और विस्तार देने के लिए एक स्थिर विचारधारा रखने की जरूरत है और उस तरह के मैसेज पहुंचाने की जरूरत है जनता की तरफ? क्योंकि कभी अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कभी घोर सेक्युलर बन जाते हैं, तो उनकी विचारधारा क्या है, इसको लेकर के कंफ्यूजन है। और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस वक्त राजनीति जो कर रहे हैं, उसको लोग कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा की पैरेलल पार्टी है। आपको लगता है कि एक स्थिर विचारधारा की जरूरत है आम आदमी पार्टी को? देखिए, किसी भी पार्टी को बी टीम तो मैंने नहीं कहना चाहता, लेकिन विचारधारा वही है केजरीवाल की जो आरएसएस की है। इस आधार पर अगर आप बी टीम कहे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पर, जिस विचार पर, जिस विचारधारा पर बीजेपी आगे बढ़ रही है? उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ राम की बात हो रही है तो आप हनुमान को लेकर के आ गए हैं। आप नोटों पर लक्ष्मी की फोटो छापने की बात कर रहे थे। जब दिल्ली में दंगे हुए तो आप साइलेंट मोड पर बैठे रहे। जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो आप साइलेंट मोड पर बैठे रहे। आपके जो माइनॉरिटी विधायक था उस पर जब अटैक हुआ तो आप खामोश बैठे रहे। या एक और मंत्री थे दलित समाज से आने वाले, उन पर जब हमला हुआ तो दबाव में आपने उनसे इस्तीफा ले लिया। राजेंद्र पाल गौतम ने उनका इस्तीफा ले लिया। तो आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा वही है जो आरएसएस की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, हालांकि इस तरह की शब्दावली ठीक नहीं है, लेकिन विचारधारा आपकी वही है जो बीजेपी की है। इसलिए मैंने कहा कि फिर लोग ओरिजिनल को चुनेंगे, आपको क्यों चुनेंगे? और इस समय भारत की राजनीति में सीधे तौर पर दो ध्रुव हैं। एक तरफ तो हिंदुत्व की राजनीति है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति है। और उसके अगुआ राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, स्टालिन है, ये सारे लोग। और झारखंड में जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय की राजनीति है, दलित पिछड़े आदिवासियों के हक अधिकारों की राजनीति चल रही है। और दूसरी तरफ वो इस्लामोफोबिया पैदा करके और हिंदुत्व की राजनीति चल रही है। आप इन दो में से कहां खड़े हैं? अरविंद केजरीवाल दरअसल आरएसएस की विचारधारा पर चल रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है फिर वहां। तो या तो आप इस लाइन पर आए सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पर। और अरविंद केजरीवाल ने जो नुकसान किया इस देश की राजनीति का, प्रज्ञा जी, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति का नुकसान किया। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो आम मुद्दों पर आम लोगों के लिए जिसने एक लड़ाई लड़ी, और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने जो एक अपनी छवि बनाई, एक बेदाग वाली छवि, एक बिना भ्रष्टाचारी नेता की छवि, उसका लोगों पर असर हुआ और लोगों ने 2020 में आम आदमी पार्टी को जिताया।
उसके बाद चीजें बदलती चली गई। आपने क्यों कहा कि नुकसान किया राजनीति का? प्रज्ञा जी, अरविंद केजरीवाल ने जो लकीर खींची थी, जिन मूल्यों की बात की, एक साफ सुथरी राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त की राजनीति, हाँ वीआईपी हाँ कल्चर खत्म करने की राजनीति, वो बेहतर प्रशासन देने की राजनीति, लोगों जी के जी। बेहतरी की राजनीति, ये हम्म। राजनीति अच्छी थी और लोगों ने उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दिया जो जी। संभवतः भारत की राजनीति में ऐतिहासिक था। हम्म। लेकिन जो उनका किरदार आगे चल करके सामने आया, शराब घोटाले में उनका नाम आता है, वो जेल में जाते हैं, और फिर जिस वीआईपी कल्चर को आप खत्म करने की बात कर रहे थे, आप उसी वैगनार कार से निकल करके बड़ी कार में आ जाते हैं, आप घर भी लेते हैं। शीश महल का जो मुद्दा है, देखिए शीश महल कोई अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत नहीं है, वो सरकारी आवास है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम आवास नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ी में नहीं चलेंगे, हम वीआईपी कल्चर को दूर करेंगे, और तब आप इस तरह के मकान में जाते हैं, तो सवाल खड़ा होता है। और बिल्कुल ठीक। ये जो काम मैंने कहा था, जो राजनीति का नुकसान किया, दरअसल इन आंदोलनों के जरिए जो सामाजिक आंदोलन हुए, जी। उसने भारत की राजनीति को और भारत के समाज को एक दिशा दी थी। जब भी कोई गड़बड़ी होती थी तो लोग खड़े होते थे, आंदोलन करते थे, सरकारें झुकती थी, सरकारें सुनती थी। सही बात लेकिन है। अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के बाद आज हालत ये हो गई है कि लोग आंदोलन पर ही विश्वास नहीं करते। और जब भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में हो पार्टी, जो लगातार आंदोलनों को क्रिटिसाइज ही नहीं कर रही हो, उनको कटघरे में खड़ा कर रही हो, उनको लांछित कर रही हो। क्या हुआ किसान आंदोलन का? उनको आप खालिस्तान से जोड़ दिए। तो दरअसल जो लोकप्रिय आंदोलन होते हैं, वो लोकतंत्र के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसलिए मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर अंबेडकर के उस अंतिम भाषण का। उन्होंने कहा था कि अब किसी खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है इस देश में बदलाव के लिए, समता और न्याय स्थापित करने के लिए किसी सत्याग्रह की भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसी लोकतंत्र के जरिए और संवैधानिक व्यवस्था के जरिए बदलाव होंगे। केजरीवाल ने जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया, अन्ना हजारे को सामने खड़ा करके, ये सब जानते हैं कि कौन लेकर के आया था। तो अन्ना हजारे एक मोहरा बने, केजरीवाल ने वो आंदोलन खड़ा किया, पीछे कौन था? आरएसएस खड़ी थी। आरएसएस ने उस आंदोलन को भुनाया, और वहां से दो किरदार भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं। एक तरफ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी उसी आंदोलन की पैदाइश है। अगर वो आंदोलन नहीं खड़ा होता तो नरेंद्र मोदी को ये मौका नहीं मिलता। और नरेंद्र मोदी की पूरी जो कैंपेन थी, उस आंदोलन के तमाम विमर्शों से निकल करके आई थी। आज हालात ये हैं कि लोग लोकप्रिय आंदोलनों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है फिर कोई अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति आएगा जो आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति को चमकाएगा और बाद में सारे मूल्य भूल जाएगा कि साहब हम शुचिता, ईमानदारी और सहिष्णुता, इस सब की राजनीति करेंगे, राजनीतिक कल्चर बदलेंगे। इससे लोगों का मोह भंग हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंदोलनों पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया केजरीवाल ने। राजनीति का एक बड़ा नुकसान कर दिया, जो आंदोलनों के जरिए आगे बढ़ती थी, वो आपको नहीं दिख रहा है। अब देखिए, किसान आंदोलन हुआ लेकिन राजनीति पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। सत्ता ने उसको बुरी तरीके से कुचला है। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 3 काले कानून थे, बीच में वापस लिया, फिर तैयारी हो रही है। तो लोग दरअसल उस जो केजरीवाल ने किया था, उस वजह से उस आंदोलन के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनका उतना भरोसा नहीं बन पा रहा। उनको भी लगता है कि कहीं इसमें भी तो कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। ये नुकसान किया है केजरीवाल। अच्छा रविकांत सर, अभी मैंने जो आपसे बात पूछी थी कि क्या केजरीवाल के पास एक विकल्प रह गया है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने और अपनी पार्टी को बचा ले, वो मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि खबर ये है कि भगवंत मान का फोन बंद आ रहा था और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बुलाया भगवंत मान को, और अब खबरें चल रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली नहीं, पंजाब के उप मुख्यमंत्री होंगे भगवंत मान और मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल। अब इस बात में आपको कितना दम लग रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब अरविंद केजरीवाल को बचना है, क्योंकि आज भी उनके यहाँ टीम पहुंच गई।
एंटी करप्शन की, क्योंकि आपने आरोप लगाए थे कि साहब 15 करोड़ या 150 करोड़ पैसे झोंकने की बात हो रही है विधायक खरीदने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जाना है, मोदी ने पूरी तरीके से तय कर लिया। तो केजरीवाल जी को अब बचना भी होगा, इसलिए हो सकता है कि वो पंजाब की राह लेते हो। प्रज्ञा जी, मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भगवंत मान अब स्वतंत्र हो गए। आज आम आदमी पार्टी में भगवंत मान का कद ज्यादा बड़ा है अरविंद केजरीवाल की अपेक्षा इस चुनाव नतीजे के बाद। वो तो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। ये भी नहीं है कि विधानसभा में पहुंच रहे हारी हारी खुद की सीट भी हार गए। खुद की सीट हारना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो है खुद की सीट हारना। पार्टी अगर हार जाती, खुद की सीट होती तो केजरीवाल अभी भी मजबूत होते। अब मुश्किल ये होगा कि वो पार्टी को बचा पाएंगे क्या। अभी आपको क्या लगता है कि ये 22 विधायक बचे रहेंगे? अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली में पार्टी बचाएं, क्योंकि अमित शाह यहाँ कुछ भी राहत देने वाले नहीं है। ऑपरेशन लोटस अभी होगा। रविकांत सर, केजरीवाल का क्या भविष्य देख रहे हैं आप, जरा बताइएगा। देखिए, केजरीवाल जितनी तरीके से और जितना तेजी से ऊपर आए थे, मुझे लगता है कि उतना ही तेजी से वो नीचे जाएंगे। इस तरह की राजनीति का यही हश्र होता है। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, जिसको बहुत पहले खत्म होने की कगार पर वो पहुंची, एक बार नहीं, दो तीन तीन बार, आज भी अगर वो सरवाइव कर रही है तो उसकी वजह उसका बहुत धीरे धीरे चलना है। हालांकि वो नुकसानदेह भी है, लेकिन वो पार्टी बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जिन मूल्यों को सामने ला करके आए थे, वो उससे जस्ट उलट उनका कैरेक्टर देखा गया जी, और इस वजह से जो लोकप्रियता उनकी बनी थी, उतने ही वो कुख्यात हो गए। आज अरविंद केजरीवाल को कोई कह सकता है क्या क्या कि वो ईमानदार हैं? आज कोई ये कहेगा क्या कि वो सिद्धांतवादी हैं? आज कोई ये कहेगा क्या कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक संस्कृति को बदला है? आज कोई ये कह सकता है क्या कि अरविंद केजरीवाल डेमोक्रेटिक हैं? कोई कह सकता है? बल्कि सब जानते हैं कि वो ज्यादा बड़े वाले तानाशाह अपनी पार्टी में, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता है। तो अब तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने 22 विधायक बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। छोड़ दीजिए पंजाब को, और पंजाब में अगर जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो फिर दिल्ली की ये आपकी गई 22 में से 12, 13, 14 निकल जाएंगी। यहां आप जाएंगे और वहां भगवंत मान का अगर आप अपमान करते हैं तो वो पंजाब की धरती है। केजरीवाल हरियाणा के हैं, अगर वो पंजाब के होते तो शायद एक बार को वहां एक्सेप्ट कर लिए जाते। भगवंत मान पंजाबी हैं, तो ये जो राज्यों का जो संघ है भारत, उसमें अपने प्रदेश की भी अस्मिताएं हैं। भगवंत मान को हटा करके अगर वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि पंजाब से भी उनकी पार्टी साफ हो जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल समझ रहे होंगे। और अब मुझे लगता है कि पंजाब में कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब में भी अगली बार केजरीवाल को ये प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा जो मिला था पिछले चुनाव में जी। तो क्या आम आदमी पार्टी की हार को कांग्रेस की जीत के तौर पर देखा जा सकता है क्या, रविकांत सर? मैं समझता हूं कि इसमें एक तो इंडिया अलायंस बची है, एक तो ये, और दूसरा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यही चाहती थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलती है। पहले उसने कोशिश की कि गठबंधन हो जाए। मुझे लगता है कि 5 सीट अगर आम आदमी पार्टी दे देती तो बात बन जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो अहंकार दिखाया कि वो गठबंधन करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, और जो प्लानिंग थी दिल्ली जीतने के बाद कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया ब्लॉक की बागडोर दे दी जाए और कांग्रेस को किनारे लगा दिया जाए, अब ये स्थिति नहीं है अरविंद केजरीवाल की और ना ही ममता बनर्जी की। तो एक तरह से ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, और कांग्रेस की जीत के रूप में आप इसको दर्ज कर सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल न तो आंख दिखा सकते हैं इधर, और ना ही ममता बनर्जी अब वो कह सकते हैं कि नहीं, इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को हटाइए। तो ये इंडिया ब्लॉक भी बचा है मुझे जहां तक लगता है, और दूसरा कांग्रेस पार्टी
ने निश्चित रूप से डेंट भी पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक तरह से आम आदमी पार्टी के सामने अब अपर हैंड है। वो अब कुछ बातें कह सकती है क्योंकि आप भी हमारे जैसे हो गए। अब तो वो स्थिति नहीं है आपकी। आप अकेले अहंकार जो दिखा रहे थे, गुजरात में आपने कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ डैमेज किया, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ आम आदमी पार्टी को डैमेज किया। तो ये कांग्रेस के लिए राहत की बात है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस जीती केजरीवाल के सामने, लेकिन राहत बड़ी पड़ा है। रविकांत सर, अगर वोट शेयर की बात करें तो पिछली बार जो वोट शेयर था कांग्रेस का वो 4.5 के करीब था और इस बार जो वोट शेयर वो 6.5 के करीब है। हाँ, 2% वोट बढ़ा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी शिथिलता बरती। ये वोट परसेंटेज और बढ़ सकता था क्योंकि उसमें दो तरह के लोग थे कांग्रेस पार्टी में। एक धड़ा था जो ये मान रहा था कि हम उतना ही डैमेज करें आम आदमी पार्टी को जिससे आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल जाए जी। और इस लाइन पर राहुल गांधी चल रहे थे, जो मेरी अपनी जानकारी है। जी जी। और बीच में राहुल गांधी बीमार पड़े, उस वजह से वो कैंपेन नहीं कर पाए। तो एक तो राहत की बात ये रही। इंडिया के और तमाम जो साथी हैं उनका एक तरीके का वो प्रभाव भी था कांग्रेस के ऊपर कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप उनको लड़ने दीजिए। एक दबाव भी था कांग्रेस के ऊपर जो साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि जिस तरह की आक्रामक राजनीति हर जगह पर कांग्रेस की दिखाई देती है, दिल्ली में वो आक्रामकता नहीं थी। नहीं, और हाँ, राहुल गांधी बीमार भी पड़े रहे तो वो भी नहीं जा पाए। और जो अंदरूनी खबर है कि कांग्रेस पार्टी 5-6 सीट पर चुनाव लड़ रही थी कायदे से, उनकी वो तैयारी थी। उन्होंने हर सीट पर उस तरह से कैंपेन भी नहीं की और उस तरह से तैयारी भी नहीं की थी। ये खुद कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वही कह रहे थे कि हम पूरी सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़ी होती तो बीजेपी की विक्ट्री और बड़ी होती और अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से सिमट गए होते। कांग्रेस पार्टी ने इतना सदाशयता दिखाई है वहां पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अंदरूनी तौर पर थोड़ा सा अभी उस मिजाज में नहीं है जिस मिजाज में उसको आना चाहिए। या जो स्टैंड राहुल गांधी ले रहे हैं वो स्टैंड और उनके दीगर नेता नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जो 2% वोट बढ़ा है, मैं थोड़ा और इसको आगे लेकर के मान रहा था कि ये पहुंच सकता है 10% तक। और 10% अगर ये पहुंचता तो क्या होता, आप ये सोचिए। कांग्रेस ने अगर मेहनत की होती तो निश्चित रूप से ये डबल डिजिट में होता और 1-2 सीट भी उनको मिली होती। ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए भी सबक होगा कि बिना तैयारी के आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात। हवा में बिल्कुल नहीं काम चलेगा। राहुल गांधी के भरोसे केवल चुनाव नहीं जीते जाएंगे। संगठन में अगर आप काम नहीं करें। रविकांत सर कि ये मेरी हार है और सिर्फ मेरी हार है और सिर्फ मेरी वजह से मिली हुई हार है। किसने बोला? संदीप दीक्षित। हाँ, संदीप दीक्षित ने बोला तो निश्चित रूप से संदीप दीक्षित ये कोशिश करेंगे कि ये ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर ना फोड़ दिया जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो तैयारी में बैठी ही है। उसको तो सिर्फ राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा फोड़ना है, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली के लिए वो तैयारी ही नहीं की थी। राहुल गांधी तो इस समय कांग्रेस पार्टी को अंदर से साफ कर रहे हैं। दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो मोदी जी काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को साफ करने का और खुद राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सोच लिया था कि ठीक है निपट जाए तो जाने दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो एक नई लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं राहुल गांधी और इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत साइलेंटली चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं। हालांकि जरूरत है इस समय कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हो। लोग बीजेपी से आगे जा चुके हैं, ये सब जानते हैं, कोई दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लोग एक विकल्प चाहते हैं राहुल गांधी जैसे लीडर के साथ, और ये वो व्यक्ति है जो ये नहीं कहता कि मैं ईमानदार हूं, जो ये नहीं कहता कि मैं राजनीतिक संस्कृति बदलूंगा, जो ये कहता है कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप डाउट करिए और मुझे बराबर देखिए, मेरे ऊपर नजर रखिए, मेरे काम पर नजर रखिए कि मैं जो कह रहा हूं वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये वो शख्स है। चलते चलते संदीप दीक्षित का एक ट्वीट में पढ़ देती हूँ। ये संदीप दीक्षित हैं, इनका ट्वीट पढ़ देती हूँ मैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों
के सामने खरा नहीं उतरा। ये बात संदीप दीक्षित ने बोली है। तो ये कोई राहुल गांधी की हार नहीं है, ऐसा क्लियर करा है, कोई कांग्रेस की हार नहीं है, संदीप दीक्षित की व्यक्तिगत हार है। आगे बढ़ते हैं रविकांत सर, ऐसी कौन सी गलती कर दी आम आदमी पार्टी ने कि इतनी बुरी हार हो गई? पार्टी तो हारी, तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हारे, मनीष सिसोदिया हारे। कौन सी गलती कर दी ऐसा? देखिए, मुझे लगता है इसमें एक तो आम आदमी पार्टी की गलती को भी देखना पड़ेगा, दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी को समझना पड़ेगा। मैंने आपके शो पर यह बात कही थी कि बीजेपी लंबे समय से तैयारी कर रही है और इस बार वो दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि तब हमको ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी आसानी से वो बहुमत हासिल कर लेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती के साथ नहीं लड़ रही थी। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी थी वो दरअसल जाति की राजनीति की तैयारी थी। इस बात को तमाम विश्लेषक दरकिनार करते हैं और मुझे कई पत्रकारों ने ये बात कही थी कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं। तो एक तरफ अगर हम गलती की बात करें तो केजरीवाल का जो अहंकार वाला स्वभाव है, वो जिसने आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों को रहने ही नहीं दिया जो पार्टी की अंदरूनी तौर पर आलोचना कर सकें, जो गलतियां हो रही हैं उनको बता सकें, नई सीख आ सके। तो एक तो वो, दूसरा अरविंद केजरीवाल जो नैरेटिव लेकर के आए थे राजनीति में, शुचिता और नई संस्कृति का, वो दोनों ही इस पर खरे नहीं उतरे। न तो वो ईमानदार साबित रह सके, उन पर जेल भी गए वो। अब वो उसमें सही है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन आम लोगों में तो ये आ जाता है कि कुछ तो गलत किए होंगे तब तब जाके एक मुख्यमंत्री जेल गया, तो इस तरह की भावना आम लोगों में अमूमन आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें उनको एक नहीं, सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई एक आध जा सकता था। तो एक तरफ तो वो करप्शन के आरोप लगे केजरीवाल पर, दूसरा केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन वादों पर भी वो पूरे तरीके से खरे नहीं उतर सके। चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, ये बने, कुछ मॉडल तैयार हुए, लेकिन पूरी दिल्ली में वो चीजें नहीं हुई। दूसरा, शराब ने क्या किया, शराब के ठेके ज्यादा खुले, तो जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा शराब से परेशान रहती, खास करके जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी औरतें इस शराब की वजह से ज्यादा परेशान रहती हैं। केजरीवाल के पास एक बड़ा वोट बैंक था महिलाओं का, जो फ्री बसेस में यात्रा या और दूसरी सहूलियतें, फ्री पानी, फ्री बिजली, क्योंकि घर में उन्हीं को ही संभालना रहता है। तो जो उन्हें अरविंद केजरीवाल को पसंद करने का कारण बना था, जब शराब की वजह से पतियों की प्रताड़ना और घर से पैसा निकल जाना, ये परेशानियों का कारण बन गया उन महिलाओं के लिए। तो महिलाएं अरविंद केजरीवाल से बाहर निकलती हैं और जो पैसा उनको मिल रहा था, बीजेपी ने थोड़ा और पैसे की बात की, 2500 रुपए। दूसरा, मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग ने भी जो खेल किया है, वोट डिलीशन का और वोट जोड़ने का, वो भी एक वजह रही। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिस बात को तवज्जो देना चाहता हूं, केजरीवाल का अपना कैरेक्टर तो है ही, जिसने डैमेज किया पूरी पार्टी को, कि आपको कोई मुस्लिम विधायक है उसके साथ नहीं खड़े रहना है, राजेंद्र पाल गौतम के साथ नहीं खड़े रहना है। और दूसरा, आपकी पूरी राजनीतिक संस्कृति तो डिस्टर्ब हुई ही। जाति की राजनीति को अरविंद केजरीवाल नहीं समझ पाए। पूर्वांचल का जो वोटर था, वो पूर्वांचल के इतने नेताओं को बीजेपी ने वहां पर बुला करके कैंप करवाए थे, इतना ज्यादा प्रचार हो रहा था वहां पे। आपके चाहे पटेल नेता हो, चाहे कश्यप नेता हो, ये जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं, दलित जातियां हैं, इन सब के नेता बीजेपी के वहां महीनों से पड़े हुए थे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। ज्यादातर सीटें भाजपा के खाते में गई। तो वो गोलबंदी, जो जातिगत गोलबंदी जो बीजेपी ने की, उसकी वजह से ज्यादा वोट मिला बीजेपी को। और ये ऐसा वोटर था जो अभी तक आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा था पिछले 2-3 चुनाव से, इसको वापस लाने में या उसको बीजेपी के साथ कनेक्ट करने में बीजेपी कामयाब रही। और मैं समझता हूं कि बीजेपी की ये जीत ज्यादा है केजरीवाल की हार की अपेक्षा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं थी केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल अच्छा चुनाव लड़ते हैं,
ये उनको राजनीति करना बेहतर तरीके से आता है। वैचारिक नहीं होना एक तो वो एक कारण तो है ही, लेकिन जो मुझे लगता है कि सामान्य लोगों में विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लीडरशिप का। वो बीजेपी उन लीडर्स के सहारे अपने आप को जोड़ने में और अपने वोटर्स को बूथ तक लाने में कामयाब रही। तो ये दोनों ही स्थितियां मुझे लगता है जिसने बीजेपी को जिताया और केजरीवाल को हराया। सर, कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आगे अभी दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में तो कांग्रेस का भविष्य दिल्ली हो या पूरे भारत में तब तक नहीं संभव है जब तक सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत ना हो। राहुल गांधी ने एक बड़ा काम किया है कि नैरेटिव के स्तर पर, विचार के स्तर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति करेगी, कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों की राजनीति करेगी, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर खड़ी रहेगी, स्टैंड करेगी, झुकेगी नहीं। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अब जरूरत है संगठन की, जातियों के नेताओं को। अब अगर आप इससे भागेंगे तो संभव नहीं है। तो उन जातियों को जोड़ने की जिनके पास अभी तक लीडरशिप नहीं गई है, जिसको मैं अति पिछड़ा कहता हूं, नॉन जाटा और जो दलित जातियां हैं या वो आदिवासी समाज हैं दूसरे राज्यों में जो अभी तक राजनीति में मजबूत नहीं हुए हैं, तो उनके साथ आपको करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी अगर ये करती है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य बेहतर होगा। लेकिन संगठन पहले और संगठन में भागीदारी सबकी, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य बेहतर होगा। लेकिन अगर इसी ढंग से वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर वही स्थिति रहेगी जैसे दिल्ली में हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। तो दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों ही जगह पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।